नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। छत्तीसगढ़ के अलग अलग कई जिलों में लगातार आईईडी ब्लास्ट हो रहे हैं। ये ब्लास्ट उस जगह पर हो रहे हैं जहां फोर्स का मूवमेंट हो। दरअसल छत्तीसगढ़ में आईईडी लगातार मिल रहे हैं। नक्सली आईईडी का सहारा ले रहे हैं, पुराने पैंतरे को फिर से प्रभावशाली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे तौर पर लड़ने से बच रहे हैं क्योंकि फोर्स बहुत मजबूत स्थिति में है। अब सवाल है कि आईईडी से कैसे फोर्स निपटेगी। 90% आईईडी को फोर्स डिफ्यूज कर देती है, लेकिन यह 10% आईईडी ही बहुत नुकसान पहुंचाती है और पहुंचाती रही है। पिछले कुछ दिनों में लगातार कई आईईडी डिफ्यूज करने के विजुअल्स आए हैं, तस्वीरें आई हैं। साथ ही जवानों के शहीद होने की खबरें भी आती रही हैं। अब आपको छत्तीसगढ़ की 4 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। यहां जवानों ने आईईडी डिफ्यूज की हैं। आपको आइए 4 तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर की है। और आपको याद होगा, अभी हफ्ता बीता है जब बीजापुर में एक बड़ा आईईडी धमाका हुआ। हमारे डीआरजी के 8 जवान शहीद हुए, एक ड्राइवर भी शहीद हुआ, कुल 9 लोगों की शहादत हुई। और स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार थे, लौट रहे थे अंबेली गांव के पास वो हादसा हुआ था। तो केवल ये अंबेली गांव के पास जो वारदात नक्सलियों ने की है या जो उनकी करतूत सामने आई है, केवल ये एक हादसा नहीं है, एक घटना नहीं है, बल्कि इस तरह की कई घटनाएं अब तक सामने आ चुकी है। और ये 4 तस्वीरें देखिए, ये 4 तस्वीरें तब की हैं जब सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर में, बीजापुर में हमारे जवानों ने आईईडी को बरामद किया और फिर उसे निष्क्रिय किया गया, डिफ्यूज किया गया। आज की जो चर्चा है, इस चर्चा पर हम आज कई सवाल पूछेंगे और हमारा जो उद्देश्य है, मकसद है, वो ये कि आखिर फोर्स इससे निपटे कैसे, इस चुनौती से हम पार कैसे पाएं और नक्सलियों के लिए कितना आसान हथियार है। हमारे साथ इस वक्त बीएसएफ के रिटायर्ड एडिशनल डीजी डॉक्टर पीके मिश्रा मुझे इस डिबेट में ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ रिटायर्ड आईपीएस निर्मल कौर जी भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। मिश्रा सर, निर्मल मैम, मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इससे बेहतर पैनल क्या होगा जब हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर बात करना चाहते हैं। 2 और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मिश्रा सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। और डॉक्टर पीके मिश्रा, मेरा आपसे एक सवाल है सर। 35 से 40 हजार रुपए खर्च कीजिए, 50 किलो का विस्फोटक तैयार करिए। एक छोटा सा एक आपको डेटोनेटर चाहिए, आपको एक्सप्लोजिव चाहिए, वायर लगाइए या रिमोटलेस, कैसे भी आप दूर से बैठिए और उड़ा दीजिए। इतने कम खर्च में इतना ज्यादा इंटेंसिव नुकसान अगर जवानों को पहुंचता, आपको लगता है कि नक्सलियों के पास इससे कोई और आसान तरीका नहीं है जिसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं? आसिफ, आप देख लीजिए जो 6 जनवरी को हुआ, वो तो पूरा इंडिया को पता है। वी हैव लॉस्ट 10 पर्सन्स। उसके बाद मैं बता रहा हूं, आप सुकमा में देख लीजिए, बीजापुर में देख लीजिए, नारायणपुर में देख लीजिए, दंतेवाड़ा में देख लीजिए, बस्तर का हर एक जगह देखिए, आपको इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का ब्लास्ट काफी नजर आएगा, जिसमें नक्सलाइट्स जो हैं वो लोग उस एरिया में वो लगाते हैं जिस एरिया में हमारे ट्रूप्स जो है बस्तर के अंदर जाते हैं। उनको पता है कि हमारे ट्रूप्स जो है बेशक गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ट्रैक के माध्यम पे जाएंगे, वो ट्रैक के ऊपर लगाते हैं। अब सुकमा में देखिए, सुकमा में एक 10 साल का एक छोटी सी लड़की वो पांव रख दिया क्योंकि प्रेशर स्विच था और धमाका हुआ। शी वाज इंजर्ड एंड शी वाज सेंट इवैक्यूएटेड टू सुकमा हॉस्पिटल, दो शी स्टेबल नाउ। इस मुताबिक 2 दिन पहले आप देखिए 2 सीआरपीएफ के जवान भी इंजर्ड हो गए थे। और अभी जो है कल टिफिन बॉक्स में जो आईडी लगा हुआ था वो निष्क्रिय किया गया है। उसके साथ साथ कम से कम सीआरपीएफ ने अभी 3 दिन पहले 4 आईडी को उन्होंने निष्क्रिय किए हैं। तो लगातार आप देखेंगे, क्योंकि ये जो टेक्निक है, ये जो टैक्टिक्स है नक्सलाइट्स का, क्योंकि उन्हें पता है सिक्योरिटी फोर्स का प्रेशर बहुत बढ़ चुका है हर एक स्टेट में। इंटर स्टेट का बॉर्डर बिल्कुल पैक हो चुका है और उनको ट्रेनिंग के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए उनको यंग लड़के लड़कियां नहीं मिलते हैं, इन्फॉर्मर्स भी कम हो गए हैं। इसलिए उन्होंने ये टैक्टिक्स अपना रहे हैं कि इसमें जो है बहुत आसान तरीके से। और एक और चीज बताऊंगा, इसमें जो है रिमोट का, आसिफ मैं बताऊंगा कि रिमोट कंट्रोल डिवाइस कम इस्तेमाल होता है और प्रेशर स्विच का ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि ट्रैक के ऊपर लगाते हैं। अब आपने सही बताया,
अगर अगर 100 लगेगा, उसमें से कम निकालेंगे तो 90, 92, 93, 94, 95 भी हम निकाल दे। लेकिन ये जो 5 जो रह जाएगा, जो ब्लास्ट होगा, वो हमको, हमारा मनोबल को, हमारा जो 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 फोर्स है, जो सिक्योरिटी फोर्स है, उनका मनोबल को कम कर सकता है। हम एक जवान को गंवा नहीं चाहते हैं। ठीक बात। अब उसके लिए इसके पीछे हमको काम करना पड़ेगा। ये टेक्निक जब उन्होंने अपना रहे हैं, उस टेक्निक को मात करने के लिए हमको वो सोचना पड़ेगा, हम इसको कैसे कैप्चर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा ट्रैक जो हम अख्तियार करेंगे, जिसके ऊपर वो तकरीबन लगाते हैं, वो ट्रैक हमको छोड़ देना चाहिए। एक और अगर मैं इसमें भी ये इसमें रिक्वेस्ट मिश्रा सर करूंगा एक चीज कि और भी इसमें आएगी सहमत। कि यस, वो इक्विपमेंट्स, वो उपकरण, उन पर भी एक सवाल है। मिश्रा सर, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। हमारे साथ दो मेहमान और जुड़ रहे हैं। हमारे साथ विकास तिवारी हैं, मेरे सहयोगी हैं, बस्तर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ ही साथ स्वागत करता हूं डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी का, नक्सल मामलों की जानकार हैं। वर्णिका मैम, आपका स्वागत करता हूं। पहले मैं निर्मल मैम के पास जा रहा हूं और उसके बाद फिर मैं आपके पास आता हूं। निर्मल मैम, एक खबर यह भी निकल कर आई, ये इसकी हकीकत आप मुझे बेहतर बता पाएंगी कि अगर कोई इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईईडी जमीन से 2 फुट या उससे नीचे की गहराई में लगाया गया हो, जैसा कि बीजापुर से खबर आई कि करीब 5 फीट की गहराई पर उसे लगाया गया था, तो हमारे पास अभी, हमारे जवानों के पास ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं हैं जो उस आईईडी को डिटेक्ट कर सकें। तो क्या दुनिया में इस तरह के इक्विपमेंट नहीं है, या फिर हमारी फोर्सेस के पास नहीं है? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? डिटेक्टर्स हैं, जो लैंडमाइन डिटेक्टर्स जो चलाते हैं, जो कि बताते हैं कि नीचे क्या है क्या नहीं, उसी से हम लोग लैंडमाइंस को डिटेक्ट करते हैं। अब आप देखिए, जो लैंडमाइन, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन लैंडमाइन डिटेक्टर बनाने वाली कंपनी है, उसका अगर आप वो एडवर्टीजमेंट देखेंगे ना, कई पुलिस मैगजीन में निकलता है कि वी आर द वर्ल्ड्स सेकेंड बेस्ट माइंड डिटेक्टिंग डिटेक्टर, एंड द फर्स्ट वन इज, वहां पे उन्होंने एक कुत्ते की फोटो दी होती है। स्निफर्स, हाँ। तो बेस्ट जो स्निफिंग है, वो तो हमारे डॉग्स अगर वेल ट्रेन्ड है, दे आर बेटर देन माइंड डिटेक्टर्स। बट क्योंकि उन्होंने इतने गहरे लगा रखे हैं, देखिए इसमें खाली हमको ये मैकेनिकली डिटेक्ट नहीं करना है, मशीन से डिटेक्ट करने के बारे में नहीं सोचना है, हमें अपने सूचना तंत्र को भी मजबूत करना है। अब ये जो 10-20 किलो 50 किलो का जो उसने डिटेक्टिव लगाया कहीं भी, वो कल थोड़ी लगाया, परसों थोड़ी लगाया। जब पक्की सड़क बनी होगी किसी जमाने में, शायद 5 साल पहले बनी हो, शायद 7, कई बार 10-12 साल पुरानी सड़क में भी होता है। वो लोग मात्र इतना करते हैं, मात्र इतना करते हैं कि वो पहले से तार तो दिया रहता है, पर अगर और लंबा तार खींचना हो, कि आजकल एक रोड ओपनिंग पार्टी चलती है साथ साथ, जब भी फोर्स चलता है साथ में एक रोड ओपनिंग पार्टी चलती है, जो 100-200 मीटर दोनों तरफ का देखते चलती है कि वहां कोई दबाने वाला या तार जोड़ने वाला या ट्रिगर करने वाला विस्फोट को तो नहीं बैठा। तो कहीं दूर जाके वो लोग बैठ जाते हैं, 400-500 मीटर या उससे भी ज्यादा, मोड़ पर, घुमाव पर, जैसे कि यहाँ बीजापुर में हुआ। वो पतली सी वो एक काट देते हैं जमीन में, एक संकरी सी लाइन टाइप की मिट्टी काट देते हैं पतली सी, और उसमें से 2 तार ले जाते हैं, और उस पे वहां दूर में कोई लड़का, छोटा बच्चा भी कर देगा। ये कोई बहुत हाई काम नहीं है। ये नॉर्मली इसमें वो लगाते हैं जो उनका एक्सपेंडेबल आदमी हो और पीछे से भागने का बहुत अच्छा रास्ता हो, ऊपर ऊंचाई पे हो, ताकि उसको गाड़ी या जिसको भी अटैक करना है वो गाड़ी आती हुई दिखाई दे। और उसका एक पॉइंट होता है, वो जहां वो आदमी बैठा है, आप देखिए, वो 2 बिंदुओं के बीच में देखता रहता है। गाड़ी जब भी उन 2 बिंदुओं के बीच में आती है, तो वो उसको स्विच को दबा देता है या तार को जोड़ देता है, जिससे कि वो विस्फोट कर जाता है। अब देखिए, यहाँ जो 6 जनवरी को घटना हुई, इसमें छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के आदमी थे। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड एक बहुत ही स्पेशलाइज फोर्स है, जो कि नक्सलियों को वो करने के लिए बना है। जैसे आपको पता होगा, पहले एक सलवा जुड़म था, जो कि स्थानीय जनजातीय लोग ही जो उनका विरोध कर रहे थे स्थानीय स्तर पे। तो ये जो अपना जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड है, इसमें वही लोग हैं जो पुलिस में वहां से बहाल किए गए, या वो लोग हैं जो नक्सलवाद का रास्ता छोड़कर आए और उनको पुलिस में बहाल किया गया। उनको बहुत अच्छी जानकारी है स्थानीय इलाके के बारे में, उनको सब कुछ है। पर आप देखिए, जहां भी ब्लास्ट हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, मैक्सिमम वो लोग, ये जो डीआरजी, ये जो फोर्स है, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, इसी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और ये जब, ये एक तरह की स्वाट टीम है, मतलब स्पेशल टास्क फोर्स है, जो कि हमने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड कहते हैं छत्तीसगढ़ में, झारखंड में झारखंड जगुआर कहते हैं, महाराष्ट्र में शायद C10 या ऐसा कुछ नाम दिया है, उड़ीसा में भी है, और हर जगह, मतलब हर स्टेट ने अपना, वहाँ ग्रे हाउंड कहते हैं, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में ग्रे हाउंड कहते हैं। ऐसी फोर्सेस बनी है, पर सबसे ज्यादा जो उनके ठिकाने पे इस समय है, उनके निशाने पर, वो है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड।
क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड मुझे लगता है कि ये हमारे ही लोग हैं, ये हमारे खिलाफ पड़े हैं, और बहुत सारे ऐसे जो कह रहे हैं मैम कि ये इसी बागी पे हो गए, इसी चले पे गए। मेरा आपने एक बहुत अच्छा ये एक पॉइंट दिया है। मैं इसी पर जरा मेरे जो स्थानीय संवाददाता हैं विकास, उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। विकास, इसका मतलब साफ है, जैसा निर्मला बता रही हैं कि नक्सलियों को पहले से पता था कि ये जो इस बार जो ये गाड़ी निकल रही है इसमें डीआरजी के जवान है, और यही वजह थी कि 9 में से 5 शायद वो डीआरजी के जवान थे, जहां तक जानकारी है। मैं जरा इस सवाल को दूसरे तरीके से विकास आपसे पूछ रहा हूं कि नक्सलियों को जानकारी थी कि डीआरजी के जवान जा रहे हैं, लेकिन क्या डीआरजी के जवान जो अंदर बैठे हुए थे वो इस बात की इत्तला नहीं दे सकते थे, या वो भाप नहीं पाए कि आगे अंधा मोड़ आ रहा है, ये बड़ी प्रोन सिचुएशन है कि वहां पर आईईडी हो सकता है, या हो सकता है कि उनको उस बारे में कोई जानकारी, उस इलाके के बारे में कोई इत्तला हो? क्योंकि देखिए बहुत सारी चूक तो की गई थी, लापरवाहियां की गई थी, हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन गाड़ी में बैठे डीआरजी के जवानों का माथा नहीं ठनका, जबकि वो तो ज्यादातर वही हैं जो पहले आईडी लगाते रहे होंगे, आईडी लगते देखते रहे होंगे। देखिए, बिल्कुल इसमें 5 जो है सरेंडर माओवादी थे, और उन्हें इस बात का इल्म रहा होगा कि वो उनकी सारी जो तरकीब हैं उनसे वाकिफ हैं पहले से ही। लेकिन जिस तरह से जिस इलाके में ब्लास्ट हुआ है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस इलाके में पहले से रोड ओपनिंग पार्टी तैनात की गई थी। अमूमन जब रोड ओपनिंग पार्टी तैनात की जाती है तो गाड़ियों में आने वाले जवान निश्चिंत होते हैं कि उस इलाके की पूरी डिमाइनिंग कर ली गई होगी और उस इलाके को अपने कब्जे में रखा गया होगा, और तभी उस इलाके से वो जवान गुजर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब जब जवानों ने चूक की है, जब जब एसओपी का पालन नहीं किया गया है, तब तक ये घटनाएं हुई हैं। और मैं माओवादियों को काफी करीब से देख रहा हूं, जो मुझे समझ में आया अब तक में। हालांकि बहुत सीनियर अधिकारी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं जमीन पर जो समझ पाया अब तक, कि माओवादी बहुत लंबे समय तक इंतजार करते हैं कि जवान कब गलती करेंगे, और जब वो गलती करते हैं तो उसमें वो बड़ा अटैक करते हैं या बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि जवान जब लगातार उस इलाके से गुजरने लगते हैं, या लगातार जब उन्हें ये आभास होने लगता है कि अब माओवादी बैकफुट पर हैं, तो वो भी कई इलाकों में लापरवाह होते हैं। पुराने कई उदाहरण हैं। अरनपुर की घटना अगर आप 2023 की देख ले, उसमें 10 जवान शहीद हुए थे। उस दौरान भी यही घटना हुई थी कमोबेश की। जो जवान गए हुए थे उसी गाड़ी से वो वापस लौट रहे थे, और इस बात की, और इतने देर तक वो गाड़ियां वहां गई हुई थी और इंतजार कर रही थी कि सभी को खबर लग गई इन गाड़ियों से जवान गए हैं और इसी गाड़ियों से वापस लौटेंगे। नारायणपुर में 7 जवान शहीद हुए थे, तब भी यही गलती हुई थी। जिस बस से जवानों को छोड़ा गया था वो बस वहीं मौके पर रुकी हुई थी। सभी को पता चल गया था कि ये बस जब लौटेगी तो जवानों को लेकर लौटेगी। यहाँ पर भी वही गलती हुई थी कि जब आप ऑपरेशन पे जा रहे हैं तो आप 4 चक्के वाहनों से आप जवानों को आखिरी पॉइंट तक, बेदरे के पुल के पास तक छोड़ रहे हैं, और उसके बाद फिर जब गाड़ियां लेने गई तो ये बात सभी को पता चल गई कि ये जवान, जो गाड़ियां जा रही हैं, ये उन जवानों को अब लेकर लौटेंगी। 3 दिनों तक, 4 दिनों तक ऑपरेशन चल रहा है अबुझमाड़ में, और उसमें 4-5 नक्सली मारे जा रहे हैं, और इस बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो इस बात से ये पूरा खुलासा हो जा रहा है कि जवान अभी भी जंगलों में हैं, अभी पूरे जवान लौट कर नहीं आए हैं, अभी भी ऑपरेशन चल रहा है, बड़ी सफलता मिल सकती है। लेकिन इस बीच ये जानकारी सबको मिल गई कि वो जवान जो इस रास्ते से गए हैं, इस रास्ते से लौटेंगे। रही बात की उस माइंस को डिटेक्ट क्यों नहीं किया जा सकता, अभी आपने सवाल पूछा मैम से कि क्यों नहीं डिटेक्ट कर पाते, निर्मल मैम ने भी उसका जो जवाब दिया। तो एक चीज और बता दूं कि माओवादी लगातार अपने पैंतरे बदलते हैं, और ये माओवादियों का पुराना पैंतरा है कि कम अपने लोगों को कम यूज करते हुए बड़ा नुकसान जवानों को पहुंचाएं। अगर वो सीधे मुठभेड़ करेंगे या एम्बुश करेंगे तो जवान अभी इतने कॉन्फिडेंस में है और 1000 से 1500 की संख्या में ऑपरेशन में जा रहे हैं, जिससे कि माओवादियों के द्वारा जाहिर बात है, लड़ाई सामने की करना लड़ाई में जाहिर बात है कि नक्सलियों को ही नुकसान होगा। ये जब विकास आप जुड़े नहीं हमारे साथ, तब हम इस पर एक चर्चा कर चुके थे। मैं जरा इस पर वर्णिका जी के पास जा रहा हूं। वर्णिका जी, देखिए जिस तरह की जानकारियां आ रही हैं, क्योंकि विकास ने जो पॉइंट उठाया उस पर मैं बाद में बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन वर्णिका जी जो जानकारियां आ रही हैं वो ये कि जब ये सख्त निर्देश है, एसओपी का ये हिस्सा है कि आप जब ऑपरेशन से लौट रहे हैं तो आप या तो पैदल आइए या बाइक के जरिए आइए, जो कि ऐसा होता रहा है। 4 चक्का वाहनों से आने के लिए पहले भी मना किया जाता रहा है, और शायद एसओपी में यह शामिल भी नहीं है जब तक पूरी तरह से रोड सैनिटाइज ना कर दिया गया हो। तो फिर ये जवानों को 4 चक्के से लाने की क्या आवश्यकता उस वक्त पड़ी? खबर यह भी है कि जो वो वी शेप में आरोपी चलेगी, ये सब जो एसओपी में होता है उनका भी पालन नहीं किया गया। नतीजा फिर हमने शहादत देखी अपने जवानों की। वर्णिका जी।
जी, एक्चुअली उस क्षेत्र में या पीछे की कई अपन प्रीवियस कई घटनाओं का जैसे अभी विकास जी कर रहे थे, ऐसे ही कुछ चीज मैं कहना चाहूंगी। अक्सर इनको या तो वी शेप संरचना ऑपरेशन के लिए बताई जाती है या पंक्ति नुमा संरचना, ऐसे दो प्रकार की संरचनाएं होती है जिनको इनको एसओपी के दौरान फॉलो करना होता जी। है। जनरली क्या होता है कि जाने के समय में कोई घटनाएं नहीं होती हैं, हार्बरिंग भी अच्छी होती है, सारी चीजें अच्छे से होती हैं, लेकिन वापस आते समय आप एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखेगा जिसको मेंटल फटीग कहते हैं। वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से हावी होता है, जो हम लोग सामान्य बोर्ड में लिखे हुए दिखते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, केवल इतनी सी बात होती है। ये जो या तो आप एक्सेस ऑफ कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं नहीं अब कुछ नहीं होगा, या सारी तैयारियां कर ली गई हैं, एक इस प्रकार की जो सिचुएशन आती है। मेंटल फटीग का वो दौर होता है, या तो इंसान एक्सेसिव मोड में जाता है या कंप्लीटली रिलैक्स हो जाना चाहता है। ये दो ही परिस्थितियां होती हैं जब सामने देखते हुए भी वो चलो देखते हैं कोई बात नहीं, ऐसी सिचुएशन में जब वो आता है और उसको सूचना मिल जाती है नहीं आरोपी ने सारी चीजें ओके कर दी हैं, सभी चीजें क्लियर हैं, मतलब कोई किसी प्रकार का नहीं है, पर हम उस समय पे अपने दिमाग का एक्सटेंशन नहीं दे पाते ड्यू टू फटीग या ड्यू टू कि हमको अब वापस लौटना है। एक ये जल्दी रहती है, क्योंकि एक गश्ती में भी मैं वहां पे रहती हूँ, देखती हूँ कि गश्ती में जब जवान जाते हैं उस समय, और वो जो 2 दिन 3 दिन के बाद का जो प्रैक्टिकल परिस्थिति है ना, वो बहुत भिन्नत होता है। उसके बाद की जो 2 दिन में वो जो सफर करके लौट रहे होते हैं, वो बहुत डिफरेंट सिचुएशन होती है, उसको हमको ना करीब से महसूस करना पड़ेगा। और अगला स्टैंडर्ड जो है हम जब पैरामीटर्स तय करेंगे, तो इन चीजों को भी एक बहुत आधारभूत चीजें हैं, पर हम इन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को कहीं ना कहीं बहुत वरीयता से नहीं लेते हैं, या सिर्फ हम टेक्निकल डिवाइसेस और इन सारी चीजों पे ही उलझे रह जाते हैं, पर ये देखन में छोटे लगे और घाव करे गंभीर जैसी वाली चीजें होती हैं, इसीलिए हमने कहा जो कि इससे आसान साइकोलॉजिकली तरीका डिसीजन पे इम्पैक्ट करती नक्सलियों हैं। के पास है नहीं जवानों को नुकसान पहुंचाने का। निर्मल मैम, हमारे सहयोगी विकास ने जो बात कही, इससे आप कितना इत्तेफाक रखती हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिसमें यहां तक अपडेट दिया जाता है कि अभी हमारे जवान लौटे नहीं हैं, सर्चिंग जारी है, या आपको लगता है कि देखिए नक्सलियों को तो मालूम है ही कि जंगल के अंदर अभी भी टीम मौजूद है, या वो वहां से मूव कर गई है, या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल नक्सलियों की नहीं, वो आम आदमी की जानकारी के लिए, अपडेट के लिए होती है कि हमारी टीम वहां है, सर्चिंग जारी है। नक्सलियों को तो खैर मालूम है ही, वहां तो वो देख ही रहे होंगे कि पार्टियां अभी है कि नहीं है। तो किसी तरह की हड़बड़ाहट आपको आज के जमाने की पुलिसिंग या मैनेजमेंट में नजर आती है क्या, जिस तरफ मेरे सहयोगी विकास इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो क्रेडिट लेने का या एक कुछ पब्लिसिटी पाने का या सफलता की शाबाशी लेने का जो है ना, ये तो सफलता तो एकदम फेसलेस और नेमलेस होनी चाहिए। अगर आप उसी समय कर देते हैं, देखिए कितनी बार हम देखते हैं मीडिया ट्रायल हो रहा है, केस डायरी में बाद में बात लिखी जाती है, पहले प्रेस में निकल आती है, अखबार में निकल आती है। ऐसे लोग उछल उछल के, आजकल एक तो सोशल मीडिया का जमाना है, ऑल्टरनेट मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी बहुत मुखर है और हर जगह मौजूद है, सब कुछ है, और वो चाहते हैं सब लोग खबर पे, मतलब आप लोगों को क्या चाहिए, मीडिया का तो खबर चाहिए, पर है कि हमें अपनी जान भी तो चाहिए। और कितना भी मीडिया प्रेशराइज करे या कितना भी मीडिया के लोग में आदमी आ जाए, कभी भी अपनी पोजीशन नहीं बतानी चाहिए। ठीक बात है, बिल्कुल देखिए ठीक बात। प्रेस को हैंडल करना एक जॉब है, इन्होंने बहुत एसओपी बनाए हैं, परंतु ये एसओपी नहीं बनाया। और कई बार मैंने देखा बहुत वरीय पदाधिकारी भी, आपको याद है जब वो ताजमहल पे जब अटैक हुआ था, जब 26/11 या क्या बोलते हैं, वो वहां पे वो लगे हुए हैं, लाइव देख रहे हैं, मतलब पाकिस्तान में उनके हैंडलर बैठ के देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है वहाँ ताजमहल होटल होटल ताज, तब के जो 26/11 DG थे मुंबई। वो एनएसजी या क्या था फोर्स, जी, तो वो पूरा वहां वृतांत दे रहे टीवी के ऊपर लाइव। मतलब इट वाज सो शॉकिंग, सो अनप्रोफेशनल बिहेवियर। तो जो प्रोफेशनल आदमी है वो चुप रहता है। पता नहीं कितने राज है हम सब पुलिस ऑफिसरों के सीने में, शायद मौत के साथ ही चले जाएंगे, हमारे बच्चों को भी नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम। और बहुत सारे हमारे नहीं, जो भी इस रेड्स में रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि बाद में पता लग, मतलब जो कि पता भी नहीं लगती कई बार। हमें अपने सीनियर ऑफिसर्स को ब्रीफ करना है, हमको सरकार को जहां जरूरत पड़े ब्रीफ करना है, और हमको अपनी सफलता से मतलब है। खाली क्रेडिट लेना और प्रेस में वाहवाही और पीठ ठोक दी किसी ने हमारी, अरे मीडिया, हमें तो अपनी तनख्वाह से मतलब है, हम तो फेसलेस ब्यूरोक्रेट्स हैं। हमें संविधान के अनुसार देश चलाना है, हमें कानूनों का पालन करना है, हम चाहते हैं कि वो लोग भी मेन स्ट्रीम मीडिया में आए, जैसे कि हर नागरिक चाहता है। ये इच्छा हमारी भी है, और वो लोग मतलब अपनी बात बजाय गोली के कहने के वोट से कहें, ठीक, या मैं लड़े आके जी, इलेक्शन लड़े, अगर इतने पॉपुलर है तो
कुछ भी करे, परंतु ये जो क्रेडिट लेने वाली जो होड़ है ना कि जल्दी से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इससे जवान बाहर लौटेंगे, निकलना होगा, ये अगर हमारे ये जवानों सब के आप लिए क्यों बता खतरनाक रहे है। हैं? मैं निर्मल में आ रहा हूं। डॉक्टर मिश्रा सर, तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट है एक तरीके का कि एक तरफ हम अपनी सरेंडर पॉलिसीज को और ज्यादा विस्तार दे रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, नक्सलियों को आमंत्रित कर रहे हैं कि वो आकर हथियार छोड़ें, और दूसरी तरफ जैसा निर्मल मैम कह रही थी कि जानबूझकर माओइस्ट नक्सलिस्ट वो टारगेट कर रहे हैं डीआरजी के जवानों पर, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवानों पर, जिसमें ज्यादातर सरेंडर्ड नक्सली हैं। तो एक तरफ हम आमंत्रित कर रहे हैं, उन्हें नीतियां दे रहे हैं, उन्हें आवाज दे रहे हैं वो आए, और दूसरी तरफ वो उनको टारगेट कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? आपको क्या अपडेट है अब तक कि नक्सलियों पर इसका क्या असर पड़ रहा है, वो जिनका मन है कि वो सरेंडर करें? देखिए, इसमें जो है, मैं इनफैक्ट लास्ट वीक आई विजिटेड मालकानगिरी। मालकानगिरी एक जगह है उड़ीसा में जहां से तकरीबन छत्तीसगढ़ को नक्सलाइट्स वहां से क्रॉस करते हैं। आई हैड ए विजिट टू मालकानगिरी, और वहां पर कुछ नक्सलाइट्स जो सरेंडर किए थे उनसे मेरा बात भी हुआ था। तो वो लोग भी कुछ छत्तीसगढ़ में भी ऑपरेशन किए थे पहले, जो सरेंडर किए थे मालकानगिरी में। तो ये जो सिचुएशन अभी आ रहा है, जो सरेंडर पॉलिसी हमारा बनाया गया है और इतनी अच्छे बनाया, पर्टिकुलरली छत्तीसगढ़ का जो सरेंडर पॉलिसी है, और वो हर एक स्टेट उसको फॉलो कर रहा है। और इसमें देखा जा रहा है कि हमारे जो बस्तर में जो जितने इंटीरियर एरियाज में जो गांव वगैरह है, तो वहां पर इसका असर पड़ना शुरू हो गया है। और आसिफ, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि अगर हम ये पूरे के पूरे जो इंटीरियर विलेजेस है, अगर हम उसके डेवलपमेंट के ऊपर, उनके विकास के ऊपर जैसे अभी चल रहा है उसके ऊपर नजर डालेंगे, और उनके जो युवा है उनको हम अपने कब्जे में रखेंगे, उनको सहूलियत देंगे एजुकेशन के लिए, और उनको मुख्यधारा में आने के लिए, उनके फैमिली को लुक आफ्टर करने के लिए, उनका हेल्थ को लुक आफ्टर करने के लिए, उनका रोड कम्युनिकेशन को लुक आफ्टर करने के लिए, ये जो इंफॉर्मेशन हमारा जा रहा है सिक्योरिटी फोर्स का और डीआरजी का उनके पास जा रहा है, ये कभी नहीं जाएगा। एक और चीज आसिफ में बताना चाहता हूँ जो मणिपुर में हुआ है। एक इंसिडेंट में बताना चाहता हूँ जो मणिपुर में हमने करके देखे हुए हैं। जिस ट्रैक में डीआरजी जा रहे हैं, और क्योंकि वो उस ट्रैक में कभी वापस तो आएंगे नहीं, तो ऐसा जगह पर जहां पर वो लोग आकर के लगाते हैं इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, ऐसा कुछ जगह पर जहां पर आने का अंदेशा है, वहां पर हम भी रात को लगा सकते हैं इन नक्सलाइट्स के एरिया में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, ताकि नेक्स्ट डे हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं, ताकि ये एक उनको भी हम एम्बुश कर सकते हैं। ये काउंटर एम्बुश पॉलिसी बहुत जरूरी है, जो मणिपुर में बहुत सक्सेसफुल हो चुका है। इसको हम अपना सकते हैं कुछ एरिया में जहां पर संदेश है कि वो लोग मूवमेंट करते हैं। बट मेन चीज है, हमको अपने जो ट्राइबल्स है, हमारे जो गांव इस पर मेरा एक सवाल है वर्णिका जी। कुछ एक्सपर्ट्स आईईडी को डर्टी बॉम्ब कहते हैं। वो कहते हैं कि माइनिंग में जो बॉम्ब इस्तेमाल होता है वही आईडी है, फर्क इतना है कि उसे थोड़ा रिफाइन करके उसको इंटेंसिटी कम किया जाता है, और यहां पूरी तरह से वो डर्टी बॉम्ब होता है। ये जिस योजना की या जिस तरीके की मिश्रा सर बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आप इसे कितना इसे मानते हैं कि ये काम करेगा या कर पाएगा? नहीं, देखिए, जो छत्तीसगढ़ में मिश्रा सर सही कह रहे हैं, और एक नया एंटीडोट प्रिपेयर करने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं, पर एकदम छत्तीसगढ़ में इसका असर बहुत लिमिटेड एरिया में ही आप सोच सकते हैं एक बार। पर यहाँ जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो बहुत जगहों पे इसे अलाउ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं अंदरूनी क्षेत्रों में भी गई हूँ, वहां पे बहुत दिक्कत आएगी ऐसा कुछ इम्प्लीमेंटेशन करने में। जस्ट बिकॉज ऑफ जियो स्ट्रेटेजी ऑफ छत्तीसगढ़ हमको थोड़ी सी दिक्कत आ गई। एक आध दो जगहों पे ऐसा सोच सकते हैं, पर बहुत सी जगहों पे ये इम्प्लीकेबल नहीं हो पाएगा। विकास, मैं आपके पास आ रहा हूं, बहुत कम वक्त मेरे पास। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आपकी अधिकारियों से बात हुई होगी, आपकी सीनियर ऑफिशियल से बात हुई होगी, क्या कुछ उपकरणों में तब्दीली का जिक्र चल रहा है, या मौजूदा रणनीति को ही बेहतर बनाने की तरफ अधिकारियों का जोर है? बहुत छोटे में देखिए, बहुत छोटे में आपको बता दूं कि लगातार जो नए नए साधन संसाधन है उनका उपयोग माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में किए जा रहे हैं। इसमें चाहे ड्रोन कैमरे हो जाएं या तमाम अलग अलग उपकरण हो जाएं,
एमपीवी व्हीकल को भी अपग्रेड किया गया है। मुझे लगता है माइन डिटेक्टर की जो मशीन है उसे भी अपग्रेड करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बात और बता दूं जी कि माओवादी भी उस पैंतरे पर अपने पैंतरे बदल रहे हैं। उन्होंने आईडी बम लगाने के पैंतरे में बदलाव किया है। फॉक्सहोल एक उनका ऐसा हथियार है जिसमें वो आईडी बम प्लांट ही नहीं करते हैं, जो आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। एट द लास्ट मोमेंट पे वो फॉक्सहोल में तत्काल बम प्लांट करते हैं, जिससे कि जब आप उसे डिमाइनिंग कर लेंगे तब वहां पे कोई बम नहीं होगा, लेकिन रातों रात वहां पे वो बम प्लांट कर लेते हैं। जैसे हमको लगता है कई बार कि 10 साल पुराना बम होगा, हर बार ऐसा नहीं होता। अरनपुर की घटना में उन्होंने सुबह तड़के इस तरह 4 की बात बजे भी बम सामने प्लांट आई किया। थी कि पता लगा आरोपी सैनिटाइज कर चुकी है पूरे रास्ते को, लेकिन बाद में पता लगा जब मेन पार्टी वहां से निकली तो ब्लास्ट हो गया। बाद में फिर हम वजह और तरीके खोजते फिरते रह गए। कुछ तो बदलाव करने पड़ेंगे इन चीजों को लेकर। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, वक्त की कमी थी, मैं जितना कुछ हम चर्चा कर पाए, मुझे लगता है कि बहुत अहम चर्चा हुई। निर्मला मैम बहुत धन्यवाद आपका, डॉक्टर मिश्रा सर बहुत शुक्रिया आपका, वर्णिका जी बहुत धन्यवाद, विकास आपका शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।